अच्छा, आज हमने अमाइनो एसिड्स के रिएक्शंस पढ़ने हैं और हमने फर्दर देखना है कि इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और क्वाaternary कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ये बनाता है, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या कोई और बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड ब्रिज है, तो कौन कौन सी बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है अमाइनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन। फॉर्म पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिल ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, बेसिकली होता है क्या है कि कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का और अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का जो है ना आपस में बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखें, ये हमारे पास दो अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है। अब एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है ना, इसके हाइड्रोजन के साथ जो है ना रिएक्ट करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ जो है ना बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये जो ब्लैक कलर में आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं, ये और यहाँ से हाइड्रोजन, ये इन दोनों का रिमूवल हो जाएगा। जब ये दोनों रिमूव होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, पोलिमराइज करेंगे, कंडेंस करेंगे तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। और अगर हम इसी पेप्टाइड बॉन्ड को, अभी हमारे पास पेप्टाइड बन गया ना, अब इस पेप्टाइड को अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करवाएं, मतलब फर्दर हमें यही अमाइनो एसिड अलग से चाहिए हो, तो फिर हम इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, ये आप नीचे देखें कि इसी पेप्टाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमारे पास ये दो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इन दो अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन करवाएं तो फर्दर हमारे पास ये पेप्टाइड ऑब्टेन हो सकता है। ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 अमाइनो एसिड जब कंडेंस करते हैं तो ओलिगोपेप्टाइड्स बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स में ये होता है कि 11 टू अप टू 100 अमाइनो एसिड मतलब बनेंगे तो पॉलीपेप्टाइड होगा। ऑफ कोर्स पॉली मीन्स मैनी। और प्रोटीन्स में ये होता है कि मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हों तो उनको प्रोटीन्स कहा जाता है। जनरली वैसे अप टू 50 अमाइनो एसिड या 50 से ज़्यादा वालों को भी प्रोटीन्स कह देते हैं। इसके बाद है हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेज। पीछे हमने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड लिंकेज भी बन सकता है। डाइसल्फाइड लिंकेज तब बनेगा जब अमाइनो एसिड के अंदर थायोल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को क्लासिफिकेशन में बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन। सिस्टीन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें थायोल ग्रुप सल्फर कंटेनिंग ये अमाइनो एसिड्स है। Conversion of cysteine into cysteine is like the conversion of thiol to disulfide by mild oxidizing agent. थायोल क्या है? थायोल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास सिस्टीन के अंदर। ये थायोल ग्रुप अगर हम फॉर एग्जांपल दो अमाइनो एसिड ले रहे हैं तो दो थायोल ग्रुप होंगे। ये जो दो थायोल है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइसल्फाइड में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सल्फर है, इन दोनों सल्फर के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। दिस कन्वर्जन कैन बी रिवर्स बाय माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी कन्वर्जन को अगर हमने रिवर्स करना है, ये डाइसल्फाइड को दोबारा से थायोल में कन्वर्ट करवाना है, तो हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग क्रॉस लिंकेज। अगर हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, वो उस प्रोटीन को जो है ना स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, नीचे अगर आप देखें हमारे पास सिस्टीन है, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल है, एक ये अमाइनो एसिड है सिस्टीन और ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, दो अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर बॉन्ड है। ठीक है, एक ये सल्फर बॉन्ड है, एक ये सल्फर बॉन्ड है। इन दोनों अमाइनो एसिड को जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, ये दोनों जो सल्फर हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे विच इज कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, डाई मीन्स टू, दो सल्फर्स हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा तो हम इस पेप्टाइड को कहेंगे सिस्टाइन। ठीक है, जब ये अमाइनो एसिड था, ये सिस्टीन था, इनके रिएक्शन से हमारे पास सिस्टाइन प्रोड्यूस हुआ विच इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी तक हमने दो बॉन्ड पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा कि
हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना वो मेन बॉन्ड होता है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है तो मेन बॉन्ड हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, लेकिन डाइसल्फाइड के लिए भी ज़रूरी ये है कि हमारे अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट हो। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, डायपोल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड किस किस फॉर्म में, कौन से साइकिल्स में जाते हैं, किस तरह से मेटाबोलाइज होता है। अगर हमने कोई ऐसा फूड लिया जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास मीट आ गया, हमारे पास एग्स वगैरह हैं, प्रोटीन, ऐसा फूड जिसके अंदर प्रोटीन है हमने उसको इनटेक किया है तो ये हमारे पास हो गया अमाइनो एसिड के सप्लीमेंट्स वगैरह। जब हम इसको इनटेक करेंगे अमाइनो एसिड की डाइजेशन होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड डाइजेशन में वो फर्दर जो है ना अमोनिया साइकिल में जा सकता है। जब वो अमोनिया साइकिल में जाएगा तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में, देन यूरिया में, एंड देन ये एक्सक्रीट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा अमाइनो एसिड की कंपाउंडिंग हो सकती है और ये बॉडी की मसल्स में जो है ना स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड की कंपाउंडिंग होगी तो बॉडी प्रोटीन्स में ये स्टोर हो जाएंगे, या फॉर एग्जांपल मसल्स में स्टोर हो सकते हैं, और यही मसल्स में जो प्रोटीन है ये फर्दर डिकम्पोज होकर दोबारा से अमाइनो एसिड बना सकते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स और शुगर्स में भी जा सकते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। जब ये फैटी एसिड और शुगर की तरफ जाएंगे तो फिर ये फर्दर एनर्जी सोर्स के तौर पे बॉडी में यूज हो सकती है। जब एनर्जी सोर्स होगी इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में डिफरेंट पाथवेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन फॉर्मेशन। व्हेन टू अमाइनो एसिड कंडेंस अब डाइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब दो अमाइनो एसिड कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो हमारे पास डाइपेप्टाइड बनता है। द कार्बोक्सिलेट आइन ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द प्रोटोनेटेड अमाइन ऑफ अ सेकंड अमाइनो एसिड, a water molecule is lost and an amide functional group is formed. An amide bond is formed between the two amino acids, ठीक है। सिंपल वही बात है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी। हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट आइन है एक अमाइनो एसिड का, दूसरी तरफ हमारे पास प्रोटोनेटेड अमीन है, ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड का। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अमाइड बॉन्ड, ठीक है। इस अमाइड बॉन्ड को हम फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। व्हेन अमाइनो एसिड कंबाइन इन अ कंडेंसेशन रिएक्शन द अमाइड बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन देम इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एलेनिन की एग्जांपल ले लें, एलेनिन हमारे पास ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें हमारे पास साइड चेन में CH3 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप होता है। अच्छा, एलेनिन जब वैलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एलेनिन का कार्बोक्सिल ग्रुप एलावैलिन अगर हमने रिएक्ट करवाना है, ठीक है, तो हम एलेनिन का कार्बोक्सिल ग्रुप लेंगे और वैलिन के अमाइनो ग्रुप, इन दोनों का आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो हमारे पास डाइपेप्टाइड बनेगा इसको हम एलावेल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें एलावेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एला का जो है ना, एलेनिन का जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है और वैलिन का अमाइनो ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वैलिन शुरू में हो और एलेनिन बाद में हो तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो इससे सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा पेप्टाइड बनेगा। स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। आपने जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना है ना, कोई रिएक्शन वगैरह करवाने के लिए, तो आपने लेफ्ट टू राइट जो है ना अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक तरफ आपने एन टर्मिनल है मतलब अमाइनो ग्रुप है और दूसरी तरफ आपके पास सी टर्मिनल है, दैट मीन्स आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक लेफ्ट आप जो है ना अमाइनो रखोगे और राइट साइड पे आप कार्बोक्सिल ग्रुप रखोगे। Amino acid can combine in two ways, forming two different dipeptides. The two dipeptides formed from condensation of Ella and Val are Ella-Val and Val-Ella. They are structural isomers, different compounds and have different properties. अच्छा, डिपेंड करता है कि आपने शुरू में एलानिन रखा है और बाद में वैलिन रखा है, या फिर आपने शुरू में वैलिन रखा है उसके बाद एलानिन रखा है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डाइपेप्टाइड बनेंगे। अगर एलेनिन शुरू में है और वैलिन बाद में है तो ये वाला डाइपेप्टाइड बनेगा जिसमें सिर्फ एलेनिन का हम कार्बोक्सिल यूज करेंगे और वैलिन का अमाइनो ग्रुप। लेकिन अगर वैलिन शुरू में है और एलेनिन बाद में है तो फिर इसमें वैलिन का हम कार्बोक्सिल यूज करेंगे और एलेनिन का हम कार्बोक्सिल ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है। वैलिन का अमाइन कार्बोक्सिल होगा और एलेनिन का अमाइनो ग्रुप होगा,
ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपके पास शुरू में कौन सा कंपाउंड है और सेकंड पे कौन सा अमाइनो एसिड है। अगर शुरू वाला जो होगा उसका कार्बोक्सिल होगा, सेकंड वाले का हम अमाइनो ग्रुप यूज करते हैं। तो ये दोनों एलावेलिन या फिर वेलाएलिन, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हो सकते हैं। डाइपेप्टाइड बॉन्ड आप यहाँ पे देखें, अगर शुरू में एला है उसके बाद वेलिन है, तो यहाँ पे एला का जो है ना एन टर्मिनस से स्टार्ट होता है, वेलिन के सी टर्मिनस पे एंड होता है। अब एन टर्मिनस से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था ना, तो इसका अमाइनो ग्रुप स्टार्ट में ना, आप यहाँ पे ये वाला डाइपेप्टाइड बॉन्ड देखें, डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है इसमें एलेनिन का अमाइनो ग्रुप जो है वो फ्री है, ठीक है, एन टर्मिनल है, और दूसरी तरफ हमारे पास वेलिन का जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एन टर्मिनस एलिन का एलेनिन का लिखा हुआ है और वेलिन का सी टर्मिनस लिखा हुआ है। लेकिन अगर वेलिन शुरू में है और एलेनिन बाद में है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है तो उसमें वेलिन का जो है एन टर्मिनस स्टार्ट में होता है और एलेनिन का सी टर्मिनस एंड पे होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है स्ट्रक्चर्स। पेप्टाइड्स फॉर्म्ड इन द कंडेंसेशन ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स आर नोन एज ट्राइपेप्टाइड। अगर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड है तो उसके रिजल्ट में जो पेप्टाइड बनेगा उसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर हमारे पास 3 अमाइनो एसिड है, उनके कंडेंसेशन रिएक्शन से जो पेप्टाइड बनता है उसको हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। और अगर हमारे पास 4 अमाइनो एसिड हैं तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा, और अगर 5 है तो पेंटापेप्टाइड्स बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हम इसको नाम देते हैं डिपेंडिंग के हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं। अब पॉलीपेप्टाइड इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म व्हेन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इंक्रीजेस। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स होते हैं, मैनी पेप्टाइड्स। अब बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड, और जो बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 50 या 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम प्रोटीन कहते हैं। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे पास प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमारे पास peptides and proteins have 3-dimensional shapes or structures. Since the simplest dipeptide contains many atoms, it would be impossible to predict its shape by Vesper as was done with a simple organic molecule. अच्छा, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास वेस्पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके पास लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो वेस्पर और लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो आप प्रोटीन्स के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इवन उनका जो सिंपलेस्ट प्रोटीन में डाइपेप्टाइड होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो आप उसको वेस्पर और लुईस के थ्रू नहीं बना सकते। तो इसके लिए प्रोटीन्स में हमारे पास 4 तरह के लेवल्स हैं। प्राइमरी प्रोटीन्स है हमारे पास, सेकेंडरी प्रोटीन्स है, टर्शरी और क्वाटनरी। Each level of protein structure is a result of interaction between the amino acids of the protein. हमारे पास ये जितने भी levels हैं ना, वो अमाइनो एसिड के इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अमाइनो एसिड आपस में किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन सी नंबर ऑफ बॉन्डिंग है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेप को अपनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। It is in the order in which the amino acids are joined together by peptides bond that form the backbone from N terminus to C terminus. The amino acid side chains are subsequent to this backbone. अच्छा, नीचे आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है ना एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। एंजियोटेंसिन 2 एक प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो है ना, ये एंजियोटेंसिन का ये फिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें यही सारे अमाइनो एसिड्स होंगे और यही सारा उसका जो है ना अरेंजमेंट भी सारी यही होगी, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड से फिनाइल एलेनिन तक ये स्ट्रक्चर जाते हैं। इसमें एन टर्मिनस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे एन टर्मिनस फ्री होगा और राइट साइड पे सी टर्मिनस फ्री होगा, ठीक है। एन यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टिक एसिड है और यहाँ पे एन सी टर्मिनल ऑफ फिनाइल एलेनिन। तो इसमें सिंपलेस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, एन टू सी टर्मिनस होते हैं, आपस में सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बने हुए होंगे, और ये सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड इसकी बैकबोन बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सब्सटेंस ग्रुप भी होंगे, जो आपने देखा था कि हमारे पास साइड चेन में प्रेजेंट थे, तो वो जो साइड चेन्स होंगी ना, वो इस बैकबोन के जो है सब्सटेंस बनाएंगी। The order or sequence of amino acid in a protein chain are important in determining its structure and function, ठीक है। अमाइनो एसिड का ऑर्डर क्या है और इसका सीक्वेंस क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा।
Arranging amino acids in a different order creates a polypeptide or protein that no longer has the same function as the initial sequence of the amino acid. ठीक है, अरेंजिंग अमाइनो एसिड को हम डिफरेंट तरह से अरेंज करेंगे, अगर डिफरेंट ऑर्डर होगा तो उसमें जो पेप्टाइड और प्रोटीन्स बनेंगी वो वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे जो सिंगल हमारे पास अमाइनो एसिड परफॉर्म करती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, अब आर्जिनिन का वैसे जो फंक्शन होगा वो वाला फंक्शन अमाइनो एसिड का इस पूरे स्ट्रक्चर में नहीं होगा, यहाँ पे आके इसका डिफरेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड सिंगल फॉर्म में है या वो प्रोटीन की फॉर्म है। प्रोटीन की फॉर्म में जाने के बाद जो इनिशियल उसका फंक्शन था वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल द 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 which is involved in the normal blood pressure regulation in the humans has the following amino acid sequence। हमारी बॉडी में एक पेप्टाइड होता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है एंजियोटेंसिन 2 का, उसमें हमारे पास 8 अमाइनो एसिड होते हैं और उनका सीक्वेंस इस तरह से होता है कि हमारे पास एस्पार्टिक एसिड होता है जो कि आर्जिनिन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और ये आर्जिनिन फर्दर वैलिन के साथ, फिर टायरोसिन होता है, फिर आइसोल्यूसिन है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है और फिनाइल एलेनिन है। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में एंजियोटेंसिन के अंदर प्रोड्यूस होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर इनमें से कोई एक भी अमाइनो एसिड इधर से रिमूव हो जाता है या उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो फिर जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा और बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है ना मेंटेन नहीं होगा। Any other order of the amino acid in this peptide would result in peptide that would not function as an angiotensin 2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी अगर चेंजेस आ गई हैं किसी भी अमाइनो एसिड में तो फिर जो फाइनल फॉर्म है ना एंजियोटेंसिन 2 वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो होते हैं ना प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिपीटिंग पैटर्न्स में होते हैं। हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसके फर्दर 2 तरह के टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या फिर दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में जो होता है ना हमारे पास हेलिकल शेप में कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। द अल्फा हेलिक्स इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर and much like the coil of a telephone cord it is a right handed coil। अच्छा, आप लोगों के घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लैंडलाइन होती है, ठीक है, लैंडलाइन टेलीफोन में क्या होता है कि रिसीवर जो होता है ना वो एक कॉइल से कनेक्टेड होता है। तो जो कॉइल जिस तरह से वो उस कॉइल में कनेक्टेड होते हैं ना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट उसी तरह से कॉइल की फॉर्म में होता है, लेकिन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हमेशा राइट हैंडेड कॉइल बनाएगा। This coil is stabilized by hydrogen bonds between the carbonyl oxygen of one amino acid and the NH hydrogen atom of another amino acid, located 4 amino acid from it in the primary structure। अच्छा, ये जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स है ना, ये अल्फा हेलिक्स अपनी कॉइल्स को किस तरह से स्टेबलाइज करता है? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से इसका कॉइल जो होता है ना स्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनती है? एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ जो है ना बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो नियरली 4 अमाइनो एसिड आपस में लोकेट हुए हुए होंगे ना, तो उनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। द कॉइल इज एबल टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल एंड इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। कॉइल जो होगा वो स्ट्रेचिंग भी हो सकती है कॉइल में, ठीक है, जैसे टेलीफोन की कॉर्ड होती है उसमें भी स्ट्रेचिंग होती है और उसको दोबारा से रिकॉइल भी किया जा सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स। द साइड चेन प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। और जो साइड चेन्स होती है ना, साइड चेन्स जो अमाइनो एसिड्स की होती हैं वो बैकबोन में प्रेजेंट नहीं होती, वो बाहर की तरफ जो है ना प्रोजेक्ट करती हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, जो हेलिक्स का एक्सिस हो ना बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस होता है, उस एक्सिस से ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है और ये बीटा प्लेटेड शीट्स है। अल्फा हेलिक्स में क्या है, ये क्वाइल्ड शेप में है। ठीक है, क्वाइल्ड शेप में आपके जो बैकबोन है, ये इसका एक्सिस है ना, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का और ये दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है। अब इस अमाइनो का हाइड्रोजन और इधर कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब आप देख लें कि एक कॉइल एक
टर्न का जो ऑक्सीजन है दूसरे टर्न के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कॉइल की फॉर्म में इजीली स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। दूसरी तरफ है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट। Beta plated sheet is an extended structure in which the segments of the protein chain align to form a zigzag structure. इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स के जो सेगमेंट्स हैं, जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो इस तरह से अरेंज हुई हुई हैं कि वो एक जिगजैग सी शीट्स बना लेती हैं। ठीक है, ये शीट्स की फॉर्म में है लेकिन शीट्स जिगजैग फॉर्म में है। और इन्हीं शीट्स के जो एक एक्सिस होगा, एक अमाइनो एसिड की एक्सिस होगा, वो दूसरे अमाइनो एसिड के एक्सिस के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। Strands called beta strands are held together through hydrogen bond interaction between the backbone. ठीक है, अभी इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स तो बनाते हैं लेकिन ये शीट्स कैसे बनेंगे, हमारे पास डिफरेंट बीटा स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये तीसरा स्ट्रैंड है। अब आपस में ये दोनों स्ट्रैंड्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। The side chain of a beta plated sheet extends above and below the sheet. और जो साइड चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड के, वो ऊपर और नीचे बीटा प्लेटेड शीट्स के प्रेजेंट होंगी। द इंटरेक्शन ऑफ द साइड चेन विद इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लीड टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और जो साइड चेन का इंटरेक्शन है ना, अगर उसमें इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर उसमें बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर जो है ना बीटा प्लेटेड शीट्स के बजाय वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इट इन्वॉल्व्स ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसके अंदर ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉज्ड बाय द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड के साइड चेन है ना, उसमें जो है ना फर्दर हाइड्रोफिलिक बॉन्ड भी बन सकता है और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि उसमें वो भी 3-dimensional है लेकिन उसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी अमाइनो और हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दरमियान, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि उसमें जो साइड चेन्स हैं उनकी भी इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सारे स्ट्रक्चर्स में है ही, लेकिन साइड चेन की भी आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स बन सकता है जो कि वाटर लविंग हो गया, या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बन सकता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स में बनेगा, फॉर एग्जांपल जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक साइड चेन्स होंगी तो उनमें हाइड्रोफोबिक बन सकता है, या फिर हाइड्रोकार्बन की साइड चेन्स हैं तो उसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेगा। The non-polar amino acid chains end up in the interior of the protein away from the aqueous environment. जो non-polar amino acids होती हैं, non-polar जो होते हैं ना, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि हमारे पास अमाइनो एसिड में कुछ पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, पोलर जो होते हैं वो वाटर के साथ पोलर बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि नॉन पोलर जो होते हैं ना, वो नॉन पोलर पोलर वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, द नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो होंगे वो इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोटीन का, और जो पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे ना, जो पोलर साइड चेन्स होंगी, वो उस प्रोटीन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएंगी। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पोलर साइड चेन्स बना रही हैं तो वो ऐसे प्रोटीन्स को हम एक्वस सराउंडिंग में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्वस सराउंडिंग होगी और प्रोटीन के आउटर स्ट्रक्चर में हमारे पास पोलर साइड चेन्स हैं तो वो इजीली इसमें जो है ना अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा। Stabilization of the tertiary structure is by attractive forces between the side chains and the aqueous environment. और tertiary structure में stabilization कैसे हो रही है कि attractive forces हैं side chains में भी और aqueous environment में भी। इसके अलावा हमारे पास side chains की आपस में भी bonding है। ठीक है, और side chain की aqueous environment में भी bonding है। These attractive forces cause the protein to fold into a specific 3-dimensional shape. और इन attractive forces की वजह से प्रोटीन जो होती है ना, वो फोल्ड करती हैं और अपनी एक 3-dimensional shape बना लेती हैं। टोटल हमारे पास आप ये देख सकते हैं हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट बॉन्डिंग है। कौन कौन सी बॉन्डिंग है? पहली हमारे पास आ गई है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ भी एरोमेटिक साइड चेन है, दूसरी तरफ भी अमाइनो एसिड की एरोमेटिक साइड चेन है। ये दोनों एरोमेटिक साइड चेन जो है ना, ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाएंगी। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होंगे वो प्रोटीन की इनर साइड पे होंगी। ठीक है, बाहर वाली साइड पे पोलर साइड चेन्स ही होती हैं। ठीक है, और पोलर जो है ना आपस में हाइड्रोजन वाटर के साथ बना लेते हैं। जो इनर साइड पे हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है, तो ये वाले हो गए हमारे पास हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर इंटरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास है पोलर और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन।
पोलर और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बना है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये O और ये H आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिजेस, आयनिक इंटरेक्शन, सॉल्ट ब्रिजेस किस तरह से बनती हैं कि अगर हमारे पास एक कैटाइन है, दूसरी तरफ हमारे पास एनाइन है, कैटाइन और एनाइन जो है ना आपस में सॉल्ट ब्रिजेस बनाते हैं। कैटाइन कौन सा, हमारे पास अमोनियम कैटाइन है एक अमाइनो एसिड का, दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनाइन है दूसरे अमाइनो एसिड का, ये दोनों आपस में सॉल्ट ब्रिज बना रहे हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि एक तो हमने पढ़ा था ना कि अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस अमाइनो एसिड का वाटर के साथ बनता है, ठीक है। ये वाला देखें अमाइनो एसिड है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरे अमाइनो एसिड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो ना फर्दर वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला अमाइनो एसिड अपने हाइड्रोजन को वाटर के ऑक्सीजन के साथ जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जो लास्ट बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, विच आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द थायोइड ग्रुप ऑफ 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल। अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो सिस्टीन मॉलिक्यूल का जो सल्फर है ना, एक अमाइनो एसिड का सल्फर दूसरे अमाइनो एसिड के सल्फर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड्स क्या हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बॉन्ड्स हैं। Proteins are classified into groups based on their three dimensional shape. अब जो प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल शेप है ना, उसके बेसिस पे 2 ग्रुप्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को पढ़ा चुकी, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, दूसरी फाइब्रस होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती है ना, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, दैट आर सॉल्युबल इन एन एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मायोग्लोबुलिन है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है मसल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स लॉन्ग होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, दे हैव हाई हेलिकल कंटेंट, हेलिकल शेप में होती हैं और हेलिकल कंटेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कैरेटिन होती है, कैरेटिन फाउंड इन हेयर, नेल्स, स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स और कोलेजन वगैरह में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास हेलिकल शेप है। अल्फा कैरेटिन का ये हमारे स्किन में जो है ना हेयर वगैरह में, नेल्स वगैरह में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। लास्ट है हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरैक्टिंग टू फॉर्म अ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। अच्छा, अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है ना, वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो फिर वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। It is an example of protein with quaternary structure. It consists of 4 polypeptide chains or subunit. It has 2 identical alpha subunit and 2 identical beta subunits. These all 4 subunits must be present for the protein to function as an oxygen carrier. हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और इसमें होता क्या, हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं, इसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इन 4 में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, ये आपस में इंटरैक्ट करके इसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन अगर इसकी इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी एक भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो जो हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फंक्शन होता है ना ऑक्सीजन कैरी करने का, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते।